नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी। ध्यान दीजिएगा, हम रोज की भांति आज फिर लेकर आए हुए हैं 12:30 बजे दोस्तों करंट अफेयर्स, यानी कि टुडेस करंट अफेयर्स। ये आपको डेली अपडेटेड समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स और विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में ये वीडियो प्रस्तुत करते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, आप रोज हमारे इस वीडियो को 12:30 बजे आकर देखते हैं। चाहे जितना भी काम हो, आप जरूर आते हैं इस वीडियो को देखने के लिए, यानी कि लाइव होते हैं। तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं दोस्तों। साथियों, हम और आप मिलकर जो है एक ऐसे मुकाम तक पहुंचने के रास्ते ढूंढना है जिससे हम सफलता अर्जित कर सकें, ज्ञानवान बन सकें, विद्वान के समूह में हम भी शामिल हो सकें। इसी आशा और अपेक्षाओं के साथ में आइए आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। कल हमने एक प्रश्न पूछा था, 92वें संविधान संशोधन में कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न हम जो है शाम के समय दोबारा पूछा था। पहले वाला जो वीडियो डाला था उसको हमने जो है बंद कर दिया और ब्लॉक कर दिया, यानी कि फिर उसके बाद में 6 बजे फिर दोबारा हमने जो है इस वीडियो को अपलोड किया था। उसके बाद जो प्रश्न का उत्तर दिए थे उसमें से बहुत सारे कम लोगों ने सही आंसर दिए थे, लेकिन जिन्होंने सही आंसर दिया ये था बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाल। ये 4 भाषाएं 92 संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले नंबर में परवेश संगवान। मैं परवेश संगवान को जो है दोबारा बधाई देता हूँ। पंकज कुमार और योगेश शर्मा भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर थे परवेश संगवान। ध्यान दीजिएगा, परवेश संगवान जो है ये चारों का नाम दिया था और संख्या भी बताया था। इसके लिए ये तीनों जो है बधाई के पात्र हैं। हम शुभ आशीष देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेलेक्ट हो जाएं और घर परिवार, समाज, राष्ट्र को एक बहुत बढ़िया खुशखबरी दें, देश सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें। साथ ही साथ आप जो है विद्वान समूह में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं और एक बेहतर नागरिक की भांति एक बेहतर सेवा में आप जल्दी ही सेवा प्रदान करें। यही शुभकामनाएं देते हैं दोस्तों। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा नहीं कि परवेश संगवान, पंकज कुमार, योगेश शर्मा ही विद्वान हैं, आप भी विद्वान हैं। तो हम आप सभी को जो है शुभकामनाएं देते हैं, शुभ आशीष देते हैं। थैंक यू सो मच। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? हमने ऑप्शन दिया हुआ है जापान, चीन, रूस या कनाडा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये देश जो है, जो हमने ऑप्शन दिया हुआ है, उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल देने की घोषणा 12 अप्रैल को की है। यह सम्मान उन हस्तियों को दिया जाता है जो उस देश के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व में योगदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सही ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं वो है रूस। रूस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। यानी कि 12 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई है और ऐसे हस्तियों को दिया जाता है जो रूस के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करे। इसका सही आंसर सी है दोस्तों, रसिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पैसालो डिजिटल लिमिटेड क्या है? पैसालो डिजिटल लिमिटेड क्या है? आरबीआई का पंजीकृत कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर की एक कंपनी का नाम है, या सी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर आइए, पैसालो और एसबीआई में ये समझौता हुआ है और वो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सशक्त बनाने के लिए पैसालो और एसबीआई में समझौता हुआ है। ये भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये समझौता किया गया है। हम आपको बता देते हैं, पैसालो डिजिटल लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एवं एनएफएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। ए और बी आंसर सही है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा, दोनों। यानी कि पैसालो डिजिटल लिमिटेड कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक संस्था है और साथ ही साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है। यानी कि बैंकिंग सेक्टर की एक कंपनी का नाम है दोस्तों, जो भारत में जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और छोटे व्यवसायों के लिए जो है सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये काम करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिस जी वैद्यन को किससे सम्मानित किया गया है? एलिस जी वैद्यन को किससे सम्मानित किया गया है? उत्कृष्ट सेवा के लिए, वित्तीय सेवा के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, या फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है? हम आपको बता दें, एलिस जी वैद्यन कौन है? भारत के सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक हैं। भारत के सामान्य बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ प्रबंध निर्देशक भी हैं। उनको जो है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। उन्हें यह सम्मान भारत और ब्रिटेन के बीच बीमा से जुड़े रिश्तों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। एलिस जी वैद्यन को लंदन में पहले भारत ब्रिटेन बीमा शिखर सम्मेलन में लंदन के लॉर्ड मेयर पीटर एस्टेलिन ने मनोनीत करते हुए पारंपरिक सम्मान प्रदान किया। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन 13वीं शताब्दी की संस्था है और तभी से वह ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित करती आई है जिन्होंने लंदन के वित्तीय क्षेत्र पर व्यापक असर डाला है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर जो है डी आंसर सही है दोस्तों। एलिस जी वैद्यन को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सम्मान प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, HR 2123 क्या है? HR 2123 क्या है? कांग्रेस की एक विधेयक है, अमेरिका की एक समझौता है, प्रबंधन की एक कोड वर्ड है, या नेटो का एक फरमान है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन ही कर देते हैं। आप ऑप्शन जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए, शायद आपने आंसर दे दिया होगा, हम आपको बता रहे हैं। HR 2123 नामक एक अमेरिकी विधेयक है। यानी कि कांग्रेस, जिसको अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस की एक विधेयक का नाम है दोस्तों। अमेरिकी कांग्रेस और सदन की विदेश मामलों की सहमति के सदस्य जो विल्सन ने पेश किया है इस विधेयक को। श्री विल्सन ने कहा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और समूचे क्षेत्र में स्थिरता का स्तंभ है। उन्होंने कहा, भारत ने निर्यात नियंत्रण से जुड़ी नीतियों के बारे में मजबूत प्रतिबद्धताएं दिखाई है। अमेरिका में कई सांसदों के समूह ने प्रतिनिधि सभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक जिसका नाम HR 2123 है उनको पेश किया। इस विधेयक में अमेरिका और भारत की रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है।
अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अमेरिकी विदेश विभाग हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम के उद्देश्यों के लिए भारत को नेटो सहयोगी मानेगा। नेटो सहयोगी, ध्यान दीजिएगा, नेटो सहयोगी में इजराइल, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये उनके समकक्ष आ जाएगा भारत भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर विनोबा किस देश की एजेंसी है? विनोबा किस देश की एजेंसी है दोस्तों? आपको बताना है स्वीडन, इंडोनेशिया, केनिया या दक्षिण कोरिया। हम आपको बता दें, अभी जो भारत की जो सबसे फेमस जो योजना है वह है स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत। यानी कि स्मार्ट सिटी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी समाधान के लिए भारत और इन देश के बीच, यानी कि इस एजेंसी के बीच जो है समझौता हुआ है। हमको पूरा क्लियर बता देते हैं, शायद आपने आंसर दे दिया होगा। भारत और स्वीडन ने 11 अप्रैल को स्मार्ट सिटी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक संयुक्त कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST तथा स्वीडन की एजेंसी विनोबा मिलकर जो है करेगी। भारत स्वीडन संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान विकास कार्यक्रम में स्वीडन और भारत के जो इनोवेटिव वर्क है मिलकर काम करेंगे और समाधान का विकास करेंगे, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। इसका मतलब है विनोबा स्वीडन की एक एजेंसी का नाम है दोस्तों। आपको इस तरह का प्रश्न याद होनी चाहिए और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, SSC में हो या UGC में हो, पर्यावरण से संबंधित भी ये प्रश्न है। तो आपको इसको जो है जरूर याद कर लीजिए। विनोबा से संबंधित प्रश्न, स्वीडन से संबंधित प्रश्न। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सतीश रेड्डी कौन है? जी सतीश रेड्डी कौन है दोस्तों? आपको बताना है। इसरो के महासचिव हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं, लड़ाकू विमान के पायलट हैं या रक्षा अनुसंधान के विशेषज्ञ हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी तरह का प्रश्न याद होनी चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। मुझे पूरा विश्वास है कि 100% लोग इसका सही आंसर देंगे। हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम DRDO कहते हैं, के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि मिशन शक्ति स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को दर्शाने वाला अनुकरणीय प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व के कुछ ही देशों में बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों के विकास का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से भारत एक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, DRDO जो है रक्षा अनुसंधान पर काम करती है, रक्षा अनुसंधान पर। और मिशन शक्ति जो भारत की DRDO की योजना है, मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसमें से स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को जो है बढ़ावा देने के लिए वो काम करती है। ध्यान दीजिएगा, ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों के विकास में जो है DRDO अपना काम कर रही है। तो इसका सही आंसर बी है दोस्तों। DRDO के अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रंप किम वार्ता कहाँ कहाँ हो चुकी है? ठीक है, ट्रंप किम वार्ता कहाँ कहाँ हो चुकी है? 2018 में सिंगापुर में, दूसरा है 2019 में हनोई में। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। क्या केवल एक सही है, क्या केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं है? अभी तीसरी वार्ता होने जा रही है दोस्तों। हम आपको आंसर बता दें, तीसरी वार्ता होने जा रही है। ठीक है, पहला आंसर सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, आप जो है ऑप्शन देना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उनके साथ परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर तीसरी वार्ता पर विचार करने जा रहा है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके साथ श्री ट्रंप की मई 2018 में सिंगापुर वार्ता ऐतिहासिक रही थी। 2018 में जो सिंगापुर में हुआ था वो मई 2018 में। इसके बाद फरवरी 2019 में हनोई में वार्ता हुई और उत्तरी कोरिया को परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर राजी करने में कोई प्रगति नहीं हो सकी। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए
यानी कि परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर राजी कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है किसके साथ, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग के साथ में वार्ता करने जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के आरोपी हैं? आपको बताना है जूलियन असांजे कहाँ गिरफ्तार भी हुए हैं, किस देश के अपराधी हैं, किस देश के आरोपी हैं। आपको ऑप्शन देना है जापान, भारत, ब्रिटेन या अमेरिका। हम आपको पूरा स्पष्ट बता देते हैं, शायद आपने ऑप्शन चुन लिया होगा। हम आपको बता रहे हैं विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को 11 अप्रैल को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 2010 में अमेरिकी रक्षा विभाग से गोपनीय दस्तावेज हैक कर सार्वजनिक करने का आरोप है। गिरफ्तारी से बचने के लिए असांजे ने 7 साल से ब्रिटेन में इक्वाडोर दूतावास में शरण ले रखी है। इक्वाडोर दूतावास में शरण ले रखी है। तो 11 अप्रैल को अमेरिका की रक्षा विभाग, उनके पुलिस जो है, ये जूलियन असांजे को जो है गिरफ्तार कर लिया है लंदन में। दोस्तों, आप इस तरह से अध्ययन कीजिए, नोट्स बनाइए, रोज रिवीजन कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट्स बॉक्स लिखिए। आप अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाइए। आप जो पढ़ते हैं, आपके जूनियर जो बच्चे हैं, जूनियर मास्टर यानी कि आपके भाई बहन, भतीजा भतीजी को ज़रूर इसको पढ़कर सुनाना चाहिए या खुद स्वयं पढ़ लें, उसको बताएं ताकि वो भी जो है ज्ञानवान बने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है लॉर्ड इरविन की बटलर समिति संबंधित है। लॉर्ड इरविन की बटलर समिति नाम सुने होंगे, साइमन कमीशन का गठन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन की बटलर समिति किससे संबंधित है पूछ रहे हैं हम। साइमन कमीशन के गठन से संबंधित था, रियासतों के साथ संबंध बनाने से था, शारदा एक्ट पारित करना था या गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ करना था। क्या था सही आंसर, आपको बताना है। सही आंसर जो है आपको बताना है दोस्तों, क्या सही आंसर होना चाहिए। लॉर्ड इरविन के बारे में आप जानते होंगे, ये 1926 से लेकर 1931 तक इनके जो द्वारा जो किया गया है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, है तो आपको पता होना चाहिए। शारदा एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था? 1930 में, इन्हीं के कार्यकाल में, आपको ध्यान देना चाहिए। गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, गोलमेज सम्मेलन 1930 में ही जो है, जिसको कांग्रेस द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। ये लॉर्ड इरविन की जो है 4 विशेषताएं हैं, तो इसका सही आंसर बी है। रियासतों के साथ संबंधों के लिए जो है उन्होंने बटलर समिति बनाया था। बटलर समिति का संबंध जो है रियासतों के साथ में संबंध बनाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये चारों पॉइंट लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ये लास्ट प्रश्न है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सभी व्यक्ति, ग्राम पंचायत के सभी मतदाता या पंच सरपंच या कोई भी व्यक्ति। ग्राम पंचायत के सभी व्यक्ति या ग्राम पंचायत के सभी मतदाता या पंच सरपंच या कोई भी व्यक्ति। ग्राम सभा के बारे में जानते हैं दोस्तों, ये ग्राम पंचायत के सबसे निचली सभा है और यहाँ पर आम पब्लिक जो है इसके सदस्य होते हैं। आप ये दावा नहीं कर सकते कि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। हर ग्रामीण एरिया के व्यक्ति जो है वो राजनीतिक व्यक्ति होता है। कैसे? चूँकि वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और जब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं उसका वैल्यू वही है जो संसद का, सदन का वैल्यू है। ग्राम सभा से लेकर संसद तक की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर जो है ग्राम पंचायत के सभी मतदाता होते हैं। सभी मतदाता जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ष में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें कोरम भी पूरा होना चाहिए। बिना कोरम का ग्राम सभा की बैठक जो है नहीं हो सकता। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी ही इसकी अध्यक्षता करेगा, नहीं तो सरपंच इसके अध्यक्ष होते हैं। तो
आज का हम क्विज है, आपके लिए क्विज लेकर आए हुए हैं रोज की भांति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरंभ में किस विषय के प्रोफेसर थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरंभ में यानी कि शुरुआत में किस विषय के प्रोफेसर थे? आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। और कल 14 अप्रैल है, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म दिवस है और हम उनको नमन करते हैं आज कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इतने जो स्थितियां परिस्थितियां पर भी उन्होंने जो है एक शिखर पर पहुंचा। हम यहाँ पर ध्यान दें, डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से ही जो है बहुत सारे इंडिया को जो है बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिला हुआ है, जैसे आरबीआई का गठन, भारत का संविधान हमको मिला और बहुत सारी चीज़ें जो है। नारी सम्मान में सबसे पहला नंबर था। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ उन्हीं की देन है। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर साहब, चाहे वो दलित शोषित पीड़ित समाज से बिलोंग करता हो, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं है बल्कि पूरे संसार का व्यक्ति है, जिनको हमें अनुसरण करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। जो कुछ दे उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की टुडेज करंट अफेयर्स। तो हम विदाई लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।